हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था में लोकसभा की संरचना के संबंध में बात की थी। आप सबको विदित है कि लोकसभा ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था का उच्च सदन है, क्योंकि वहाँ संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा एक कॉमन सभा, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स अपन बोलते हैं। आज हम उसी कड़ी से आगे बढ़ते हुए इस व्याख्यान में लोकसभा की प्रमुख शक्तियाँ एवं लोकसभा के प्रमुख कार्यों के संबंध में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि लोकसभा आखिर क्या कार्यों को अंजाम देती है और इसकी अपनी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, इसके संबंध में हम बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों के संबंध में इस व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। लोकसभा को 1911 से पूर्व मात्र अवित्तीय शक्तियां ही प्राप्त थी। अवित्तीय शक्तियां आप जानते हो, जिनका वित्तीय मामलों से कोई लेना देना नहीं होता, अवित्तीय शक्तियां ही प्राप्त थी। किसी भी साधारण विधेयक के लिए यह आवश्यक था कि वह दोनों सदनों से पारित हो। अपने यहाँ भारत में भी यदि हम देखें तो कोई भी साधारण विधेयक दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ऐसी स्थिति ब्रिटेन में भी रही, परंतु 1911 एवं 1949 के विधेयकों के माध्यम से अब यह स्थिति काफ़ी बदल गई है। ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ दो विधेयक लाए गए, एक 1911 में, एक 1949 में, और इन विधेयकों के माध्यम से लोकसभा की शक्तियों पर कुछ और अंकुश लगाया गया, जिसका प्रभाव क्या हुआ कि जब कोई एक सदन की शक्ति पर अंकुश लगता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे सदन की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और यहाँ कॉमन सभा की शक्तियाँ बढ़ गई, अधिक व्यापक हो गई। वर्ष 1911 के विधेयक के माध्यम से लोकसभा कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक को 2 वर्ष के लिए रोक सकती थी उस समय तक। 1911 के विधेयक के माध्यम से कि कोई भी विधेयक यदि कॉमन सभा से पारित होकर आता है तो लोकसभा उसको अपने यहाँ 2 वर्ष तक रोक सकती है। लेकिन 1949 के विधेयक के माध्यम से अब लोकसभा कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक को मात्र 1 वर्ष के लिए ही रोक सकती है। यानी यहाँ लोकसभा की शक्तियों को सीमित किया गया। यानी अब लोकसभा किसी विधेयक को तो रोक सकती है, कॉमन सभा के किसी विधेयक को, लेकिन उसकी अवधि को न्यून कर दिया गया और वह 2 वर्ष से 1 वर्ष कर दिया गया। 1 वर्ष की अवधि के पश्चात लोकसभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक भी ऑटोमेटिक पारित समझा जाएगा, अपने आप पारित समझा जाएगा। यदि मान लीजिए लोकसभा ने किसी विधेयक को अस्वीकार कर दिया, उसके बावजूद भी 1 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर वह विधेयक स्वतः ही पारित हो जाएगा, स्वतः ही पारित माना जाएगा। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। अब लोकसभा करती क्या है, इसके क्या क्या कार्य हैं और इसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, इसके संबंध में हम बात करेंगे। तो पहला, विधायी कार्य एवं शक्तियाँ। विधायी का मतलब होता है व्यवस्थापिका से संबंधित कार्य एवं शक्तियाँ। विधायिका से विधायी शब्द आया, तो व्यवस्थापिका से संबंधित कार्य एवं शक्तियाँ। दूसरा, कार्यपालिका से संबंधित कार्य एवं शक्तियाँ। तीसरा, न्याय संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ, जिसमें लोकसभा को कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती है, कुछ क्षमादान की, कुछ सजा को स्थगित करने की, विलंबित करने की, इनको शक्तियाँ प्राप्त होती है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में भी कुछ ऐसी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। वित्तीय कार्य एवं शक्तियाँ, वित्त संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। ये जैसे भारत में तो वित्तीय मामलों में लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, तो वित्तीय कार्य एवं शक्तियाँ ये भी लोकसभा की शक्तियों के तहत मानी जाती है, कार्यों के तहत मानी जाती है कि लोकसभा क्या क्या वित्तीय कार्य एवं करती है और क्या क्या इसके संबंध में इसकी शक्तियाँ। और परामर्श संबंधी कार्य,
परामर्श का मतलब होता है जैसे वहाँ सम्राट को कोई सलाह देना। हालांकि ब्रिटिश सम्राट भारत के राष्ट्रपति की तुलना में बहुत शक्तिहीन है, लेकिन फिर भी लोक सभा के पास उनको परामर्श देने के लिए परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार होता है, परामर्श संबंधी शक्तियाँ होती है। ऐसा भारत में भी होता है। भारत में भी किसी संवैधानिक मामले में राष्ट्रपति को संसद के माध्यम से सलाह दी जा सकती है और संसद भी राष्ट्रपति के अनुमोदन से काम करती है। हाँ, पर ये दोनों ही एक दूसरे की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोक सभा की आलोचना, कुछ बिंदुओं की तहत इसकी आलोचना भी की गई है। पहला, अप्रजातांत्रिक संगठन। लोक सभा के अधिकांश सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए यह एक अप्रजातांत्रिक संगठन है। यह न तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और न ही किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ऑगस्टाइन विटेल ने कहा है कि लोक सभा अपने अतिरिक्त किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यानी यह अप्रजातांत्रिक संगठन है। दूसरा, धनिक वर्ग समूह। लोक सभा में बड़े उद्योगपति, व्यापारी एवं संपन्न वर्ग के लोग शामिल होते हैं। इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री रेमजी म्योर कहते हैं कि लोक सभा धनिक समूह का सामान्य वर्ग है, यानी एक तरह से ये धनिक लोगों का एक समूह है, धनिक लोगों का एक झुंड है। तीसरा, सदस्यों की उदासीनता। लोक सभा के अधिकांश सदस्य अपने सदन के प्रति एवं अपने दायित्वों के प्रति उदासीन रहते हैं। लोक सभा की गणपूर्ति भी संवैधानिक मामलों में मात्र 30 सदस्य रखी गई है और वैसे तो 3 सदस्य ही रखी गई है। तो इससे ये साफ दिखाई देता है कि 700 से अधिक संख्या में गणपूर्ति मात्र 30 सदस्य होना अपने आप में सदस्यों की उदासीनता का प्रतीक माना जाता है। प्रगतिशील कानूनों में बाधक। जो प्रगतिशील कानून बनाए जाते हैं कॉमन सभा के द्वारा, जो स्टेप उठाए जाते हैं अच्छे कानून बनाने के लिए, उसमें ये बाधा डालने का काम करता है। जब भी कॉमन सभा कोई अच्छा काम करती है तो लोक सभा उसके अच्छे कार्यों में बाधा डालने का काम करती है। इससे कानूनों को बनने में देरी हो जाती है और कानून कई बार तो कोई युक्ति संगत, कोई युक्ति कानून बनने से वंचित भी रह जाता है। अगला, शक्तिहीन सदन। लोक सभा एक प्रकार से शक्तिहीन सदन है, इसके पास कोई शक्ति नहीं होती और जो रही सही शक्ति थी उसको भी 1911 एवं 1949 के विधेयकों के माध्यम से और शक्तिहीन बना दिया गया और इनकी शक्तियों को न्यून कर दिया गया। इसलिए अब लोक सभा कॉमन सभा की तुलना में बहुत शक्तिहीन सदन है और बहुत अनुपयुक्त सा सदन हो गया, क्योंकि इसकी कोई इतनी अब उपयोगिता नहीं रही जिस प्रकार मैंने ये 4-5 बिंदु आपको बताए हैं उस आधार पर। तो इन 5-6 बिंदुओं के आधार पर लोक सभा की आलोचना भी की जाती है। अब इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे, जिसके तहत हम ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था के जो दूसरा सदन है कॉमन सभा, उसके संबंध में बात करेंगे अगले व्याख्यान में। आप सभी को बहुत धन्यवाद, आभार। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए एवं शेयर कर दीजिए।